Welcome to A Medicosis channel. Today we are going to study about Bacillus anthracis bacteria. Bacillus anthracis bacteria causes anthrax disease. सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, देन पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड लैब डायग्नोसिस एंड लास्ट ट्रीटमेंट. अब स्टार्ट करते हैं वीडियो. स्ट्रक्चर जो है, सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है? कैप्सुलेटेड. ध्यान रखना, जो कैप्सुलेटेड है ये कैप्सूल जो लास्ट में जो बाउंड्री सराउंडिंग दी लेयर्स यहाँ पे क्या करती है, फॉर्म होती है, वो किससे बनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल कहते हैं इसको. किससे बनी होती है? पॉली डी ग्लूटामेट एसिड से. याद रखना, पॉली डी ग्लूटामेट एसिड से बनी होती है इसकी. और इसको हम कौन सा कैप्सूल बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल बोलते हैं. उसके बाद आता है सेल वॉल. येलो तो हमारा कैप्सुलेटेड है. उसके बाद जो रेड है वो क्या है? सेल वॉल की लेयर बनी हुई है. अंदर है सेल मेम्ब्रेन की लेयर. उसके बाद जो ये कर्व शेप्ड के हैं, ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम क्या बोलते हैं? डीएनए. इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? डीएनए होता है. और अंदर की तरफ क्या है? ये सारा साइटोप्लाज्म है. और ये स्पोर वॉल है. और इसके अंदर क्या है? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. स्पोर्स के अंदर भी स्पोर डीएनए प्रेजेंट होते हैं. ये स्पोर है और ये स्पोर डीएनए प्रेजेंट है. और साइड में जो वॉल है उसे हमने स्पोर वॉल बोला है. उसके बाद ये कैसे शेप के होते हैं? ये बम्बू स्टिक अपीयरेंस होता है. बम्बू का जो पेड़ होता है, आपने देखा होगा उसका ट्री, जो उसकी शेप होती है इसकी भी ऐसी ही शेप होती है. इसको इसलिए क्या कहा गया है? बम्बू स्टिक अपीयरेंस. एंड इसके अंदर ये जो रेड रेड हैं ये क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं. अरेंज होते हैं किसमें? बम्बू स्टिक अपीयरेंस की तरह. अब हम पढ़ेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी क्या है? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक होते हैं, ऑब्लिकेट और एरोबिक, एंड नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि कोई भी इसके पास फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है. नॉन मोटाइल है. और नॉन एसिड फास्ट है, नॉन फ्लैजिलम है, और रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है. और स्पोर, कौन सा स्पोर कंटेन करते हैं ये याद रखना. एक होता है एक्सोस्पोर, एक होता है एंडोस्पोर. पर ये बैसिलस एंथ्रेसिस कौन सा कंटेन करते हैं? एंडोस्पोर कंटेन करते हैं. अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी लेयर बनी हुई थी इसकी कैप्सुलेटेड. जो इसकी आउटर लेयर थी वो ये कैसे होती है? कैप्सुलेटेड होती है. कैप्सूल किससे बनी होती है? मैंने आपको पहले बताया था, पॉली डी ग्लूटामेट एसिड से बनी होती है. और ये इसका जो दूसरा नाम बोलते हैं इसे पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल भी बोलते हैं. नॉन फ्लैजिलेटेड होती है और अरेंज होती है चेन में. देखो ये चेन में अरेंज है. किसके अंदर? टिश्यू के अंदर. कल्चर करते हैं तो ये कैसे होती है? अरेंज. बम्बू स्टिक अपीयरेंस में ये अरेंज हो जाती है. कल्चरल एक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इसको कितना चाहिए? 35 to 37 डिग्री सेल्सियस. एंड स्पोरुलेशन करेंगे तो उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 25 to 32 डिग्री सेल्सियस. जो नॉर्मल ग्रोथ होता है टेम्परेचर के लिए, बैक्टीरिया को नॉर्मल ग्रोथ करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 10 to 27 डिग्री सेल्सियस. ये तो कल्चर का था. जब हम कल्चर करेंगे तो कितना टेम्परेचर देंगे जब ये ग्रोथ होएगा? बट ये नॉर्मली कब ये ग्रोथ करता है एनवायरनमेंट में? जब इसके पास कितना 10 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रेजेंट हो तभी ये ग्रो करेगा. ऑन न्यूट्रेंट अगार. न्यूट्रेंट अगार में कैसी फॉर्मेशन हो जाती है इसकी? ये सारे इंडिकेटिव साइंस हैं, इसे अच्छे से याद कर लेना. कैसा अपीयरेंस देगा? नॉन यूनिफॉर्मली राउंड ग्रेश वाइट कलर की कॉलोनीज फॉर्म होगी और ग्राउंडेड ग्लास अपीयरेंस शो करेंगे. मेड्यूसा हेड अपीयरेंस शो करेंगे. और उसके बाद ऑन ब्लड अगार. ब्लड अगार पे क्या दिखाएंगे? नॉन हिमोलिटिक ग्रे वाइट कॉलोनीज फॉर्म करेंगे, क्योंकि इसके पास वो अल्फा टॉक्सिन्स नहीं होते हैं. और जिलेटिन स्टैप कल्चर में हम क्या देखेंगे? इन्वर्टेड FIR ट्री अपीयरेंस. इन्वर्टेड FIR ट्री अपीयरेंस शो करेंगे. और लिक्विफिकेशन क्या होगा? ऑब्जर्व्ड होगा. ब्रोथ कल्चर करेंगे तो ये क्या दिखाएंगे? डिपोजिशन करेंगे किसका? फ्लोक्यूल्स का. और टर्बिडिटी क्या होगी? इसमें अपसेंट होगी. ऑन सिलेक्टिव मीडिया पे क्या दिखाएंगे? ये यूज़ करते हैं. सिलेक्टिव मीडिया क्यों यूज़ करते हैं? किसके लिए? ग्रोथ करने के लिए. किसका? बैसिलस एंथ्रेसिस का. ये क्या कंटेन करते हैं? EDTA. हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है तो वो हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है? फर्स्ट बैक्टीरिया आइसोलेटेड किया गया था प्योर कल्चर में. बाय किसके द्वारा किया गया था? ये रॉबर्ट हुक की. और ये फर्स्ट एंथ्रेक्स वैक्सीन थी वो किसने दी थी? आपको भी पता होगा, लुइस पास्चर ने दी थी इसकी फर्स्ट वैक्सीन. वो भी कैसी थी? लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन थी, प्रिपेयर की गई थी किसके द्वारा? लुइस पास्चर के द्वारा.
एंड एंथ्रेक्स वॉज फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो ट्रांसमिट हो जाता है इनोकुलेशन से भी, और ये पहला बैक्टीरिया था जिसे देखा गया था अंडर द माइक्रोस्कोप। ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। अब हम बात करेंगे विरुलेंस फैक्टर की। विरुलेंस फैक्टर कौन कौन से, इसके पास 2 टॉक्सिन्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। बैक्टीरियल टॉक्सिन, एंथ्रेक्स टॉक्सिन्स। बैक्टीरियल टॉक्सिन क्या करते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड की कैप्सूल की जो बनी हुई थी लेयर पॉलीग्लूटामाइड एसिड से, वो क्या करती है, इनहिबिट करती है बैक्टीरियल फैगोसाइटोसिस। क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं बैक्टीरियल फैगोसाइटोसिस। और जो एंथ्रेक्स टॉक्सिन्स है ये 3 फैक्टर, इनके पास 3 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो, प्रोटेक्टिव एंटीजन, एडिमा फैक्टर एंड लीथल फैक्टर। प्रोटेक्टिव एंटीजन जो होता है ये हेल्प करता है टॉक्सिन को बाइंड करने में टू होस्ट सेल्स से, और जो एडिमा फैक्टर होता है इंक्रीज कर देता है CAMP इन होस्ट सेल के अंदर, और ये क्या कोज करते हैं, एडिमा। एंड लीथल फैक्टर क्या होता है, ZN जिंक डिपेंडेंट होता है और ये डैमेज करता है किसको, होस्ट सेल को। 3 थे, प्रोटेक्टिव एंटीजन एंड एडिमा फैक्टर एंड लीथल फैक्टर। प्रोटेक्टिव तो क्या कर लिया, बाइंड कर लिया इसने होस्ट सेल के साथ। एडिमा ने क्या किया, CMP को इंक्रीज कर दिया और इसकी वजह से एडिमा हो चुका है। और ये जिंक डिपेंडेंट होता है, ये डैमेज करता है होस्ट सेल्स को। अब हम इसके इन्फेक्शन साइकिल की बात करेंगे। इसमें 2 फेज़ होते हैं, ये 2 स्टेज बोल लो। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, डोरमेंट स्पोर स्टेज एंड ट्रांसमिशन एंड जर्मिनेशन। स्पोर कैन सर्वाइव इन सोइल, जो स्पोर होता है वो सर्वाइव करता है सोइल के अंदर एंड एनवायरमेंटल रिजर्वर के अंदर फॉर किसके लिए, एक्सटेंडेड पीरियड 5 ईयर्स 10 ईयर्स तक ये क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं किसके अंदर, सोइल के अंदर। स्पोर रिप्रेजेंट करता है इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। अब हम ट्रांसमिशन एंड जर्मिनेशन की बात करेंगे। इन्फेक्शन ओकर कब होता है, जब सस्पेक्टेबल होस्ट लाइक ग्रेजिंग एनिमल्स, ह्यूमन हैंडलिंग इन्फेक्टेड मटेरियल्स का उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, या फिर इंजेस्ट कर लेंगे उनको ही गलती से, या फिर इनहेल हो जाएगा, एंटर कर जाएगा और इनोकुलेट्स हो जाएगा स्पोर। इनोकुलेट किसके थ्रू हो सकता है, जब ब्रेक डाउन होगी अपनी स्किन की या वुंड के थ्रू ये इनोकुलेट मतलब एंटर कर जाएंगे, तो ये इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। ऑल्सो एंटर थ्रू ऑफ फ्लाइज के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, कोज कर सकते हैं एंथ्रेक्स एंडेमिक ट्रांसमिशन। अब हम बात करेंगे इसकी 4 साइकिल्स हैं, 5। फर्स्ट है सोइल साइकिल, एनिमल साइकिल, ह्यूमन साइकिल, इंसेक्ट एंड इंजेक्शन साइकिल। सोइल साइकिल में ड्यू टू सोइल कंटामिनेशन बाय द स्पोर्स, तो ये स्प्रेड हो सकता है। एनिमल स्प्रेड बाय द एनिमल एंथ्रेक्स। ह्यूमन में कैसे हो सकता है, कॉन्टैक्ट के थ्रू, किसके थे, इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू। एंड इंसेक्ट साइकिल में क्या हो सकता है, ट्रांसमिटेड हो जाएगा, स्पोर क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा एनिमल्स एंड ह्यूमंस में वाया आ इंसेक्ट बाइट्स। जब इंसेक्ट बाइट कर लेगा तो उसके द्वारा स्प्रेड हो सकता है। इंजेक्शन साइकिल, इंजेक्शन का मतलब क्या है, हीरोइन जो इंजेक्शन है अगर वो इन्फेक्टेड है उसके थ्रू भी क्या हो सकता है, ये स्प्रेड हो सकता है। तो हम बात करेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है, 4 टाइप्स के हैं, इनहेलेशन रूट, परकुटेनियस रूट, इंजेक्शन रूट एंड पेरेंटल रूट। इनहेलेशन रूट में क्या कोज करते हैं, पल्मोनरी एंथ्रेक्स वाया ए नोज एंड माउथ। परकुटेनियस में क्या कोज करते हैं, कुटेनियस एंथ्रेक्स करते हैं। ये तो 5% होने के चांसेस होते हैं, बट ये जो कुटेनियस एंथ्रेक्स है वो 95% होने के चांसेस होते हैं। और इंजेक्शन रूट में कोज करते हैं जब हमने इंजेस्ट कर लिया कुछ, वो कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, तो और इंटेस्टाइन में जाएगा, तो क्या कोज करेंगे, इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। पेरेंटल रूट से क्या क्या कोज करेगा, इंजेक्शन एंथ्रेक्स। पैथोजेनेसिस की बात करेंगे, आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी बैसिलस एंडोस्पोर फैगोसाइज हो जाएंगे, साइटोसाइज्ड हो जाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे इनसाइड द होस्ट एंड मैक्रोफेजेस। क्या फैगोसाइट्स हो गए हैं, उसके बाद क्या होगा, मैक्रोफेज के अंदर ही अपना स्पोर जर्मिनेट करेंगे, उसी के अंदर रहेंगे, उसी के अंदर सर्वाइव करेंगे, उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वेजिटेटिव बैसिलाई को, और फिर डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर मैक्रोफेजेस के अंदर अपनी इसको ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद ये साइकिल फिर से स्टार्ट होती है। इसमें फिर विरुलेंस फैक्टर जो है वो वर्क करेंगे, टॉक्सिन्स एंड कैप्सुलेटेड। ये गेट एक्टिवेटेड हो जाएगा किसके थ्रू, जब CO2 लेवल इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। फॉर्मिंग अ टॉक्सिन्स एंड कैप्सूल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। और बेसिलाई टॉक्सिन्स क्या कोज करती हैं, सिस्टमिक शॉक लीडिंग टू डेथ ड्यू टू इंडक्शन ऑफ द साइटोकिन। इंटरल्यूकिन जो है ये साइड सिक्रेशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, सिस्टमिक शॉक हो जाता है। बैक्टीरियल कैप्सूल हेल्प करते हैं, इनहिबिट करते हैं किसको,
फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है, आगे इसने पहले से किया, फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस थी उसने इनहिबिट कर दिया और मैक्रोफेज के अंदर क्या करने लगे थे, मल्टीप्लाई। फिर वेजिटेटिव बेसिलाई फर्दर मल्टीप्लाई इन द ब्लड और लीड टू फैटल सिस्टमिक एंथ्रेक्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे, इसके टाइप्स हैं बहुत सारे। जो कुटेनियस एंथ्रेक्स है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है इसका, इन्फेक्टेड एनिमल्स थ्रू स्किन, एंड वाया ट्रांसमिशन किस चीज़ से हो सकता है ये ट्रांसमिशन, स्टेबल फ्लाई, डॉग फ्लाई या फिर हाउस फ्लाई के थ्रू ये क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 1 to 10 days होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होती हैं इसकी, स्किन पैप्यूस फॉर्मेट हो जाते हैं, नेक्रोटाइजिंग अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं, सेंट्रल ब्लैक एस्कार फॉर्मेशन हो जाती है स्किन के ऊपर, और लिम्फेडेनोपैथी हो जाती है। एडिमा फैक्टर था तो एडिमा इंड्यूस हो गया, स्कार फॉर्मेट हो गया 7 to 15 days के अंदर। ये रेयर फैटल होता है। पल्मनरी एंथ्रेक्स एंड वूल सोटर डिजीज़, एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना और इसको याद भी रखना है। पल्मनरी एंथ्रेक्स का जो दूसरा नाम है वूल सोटर डिजीज़ है, इसे याद रखना। और एक ब्लैक बैंड एंथ्रेक्स निमोनिया भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये अदर नेम है इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा अगर पल्मनरी से रिलेटेड है, तो ड्रॉपलेट्स या इन्हेलेशन के थ्रू ये क्या कर सकता है, स्प्रेड हो सकता है। एक होता है कंटामिनेटेड वूल, कंटामिनेटेड वूल जहाँ पे एरिया में कहीं गए हैं तो वो इनहेल कर लिया, ये क्या कोज करते हैं, बायो टेररिज्म, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ट्रांसमिट हो जाते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होंगे, पल्मनरी से रिलेटेड है तो सारे रेस्पिरेटरी के सिम्टम्स जितने भी होते हैं सारे शो होंगे, जैसे कफिंग होगी, रेस्पिरेटरी शॉक हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मेलाइस, फीवर, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, और ये फैटल होता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 2 से 40 days, और वो पहले वाले का कितना था, 1 से 10 days तक था। थर्ड टाइप है हमारे पास इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। इंटेस्टाइनल का मतलब जो मैंने बताया था आपको, किसके थ्रू ये स्प्रेड हो रहा था, कुछ भी कंटामिनेटेड इंजेक्शन की वजह से स्टमक में गया, फिर इंटेस्टाइन में गया। इंजेक्शन ऑफ द रो एंड पार्शली कुकड मीट, कच्चा मीट या फिर आधा पका हुआ मीट इंजेस्ट कर लिया हो तो ये स्प्रेड हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, ये 5 to 6 days में ही आ जाता है, ये हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेंगी, हेमोरेजिक अल्सर्स हो जाएंगे, कहाँ पे, इलियम में एंड केकम में, म्यूकोजल लाइनिंग लीड करेंगे क्या, फिर ये फर्दर क्या कोज करते हैं, परफोरेशन करेंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग भी होएगा, ब्लीडिंग होगा तो क्या कोज करेगा, ब्लडी डायरिया आएगा, फीवर होएगा क्योंकि इन्फेक्शन हो चुका है, सोर थ्रोट होएगा, और ये वेरी फैटल होता है। सबसे ज़्यादा जो तीनों में से फैटल होता है वो कौन सा होता है, इंटेस्टिनल एंथ्रेक्स। वाई फैटल है क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग वो स्टार्ट हो जाती है क्योंकि परफोरेशन हो चुका है इंटेस्टाइनल लाइनिंग में। सबकुटेनियस एंथ्रेक्स क्या होता है, इसका जो ये किसकी वजह से होता है, हीरोइन इंजेक्टिंग यूज़र्स जो होते हैं उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है इसका, ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, एस्कार फॉर्मेशन। हाँ, एस्कार फॉर्मेशन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे अब्सेंट होगा। कुटेनियस में क्या हो रहा था, कुटेनियस जो हमने पढ़ा था अभी, जो हमने कुटेनियस अभी पढ़ा था, इसमें क्या हो रहा है, एस्कार्स फॉर्मेशन हो रहे हैं ब्लैक कलर की, कुटेनियस है क्योंकि अब ये सब कुटेनियस है, यहाँ पे भी होने चाहिए थे बट यहाँ पे क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं एस्कार फॉर्मेशन। सबकुटेनियस इन्फेक्शन जो होता है स्प्रेड फास्टर, ये ज़्यादा जल्दी फैलता है एज़ कम्पेयर टू कुटेनियस एंथ्रेक्स की। लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे, स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे हम, ब्लड लेंगे, ब्लड का सैंपल लेंगे, स्पूटम का सैंपल लेंगे, वेसिकल फ्लूइड्स, नेजल स्वैब्स एंड थ्रोट स्वैब भी ले सकते हैं, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। ये हमारे हो गए लैब डायग्नोसिस स्पेसिमेन। अब हम देखेंगे डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। ये भी हमने पढ़े थे कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में, वही है, सेम है।
डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में क्या होगा, जो ग्राम स्टेनी टिश्यू है एंड फ्लूइड शो करेगा, लार्ज बेसिलाई विद बम्बू स्टिक अपीयरेंस शो करेगा। कल्चर में कैसा दिखेगा ये, न्यूट्रेंट अगार नॉन यूनिफॉर्मली राउंड ग्रेस वाइट कलर की कॉलोनीज फॉर्मेशन कर लेते हैं और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस शो हो जाएगी। मेड्यूसा हेड अपीयरेंस जो हमने पहले पढ़ा था अभी। ब्लड अगार में आपको मैंने पहले बताया था, यूज़ करेंगे हम शिप एंड हॉर्स ब्लड अगार, और इसमें क्या दिखाएगा ये, नॉन हिमोलिटिक ग्रे वाइट कॉलोनीज फॉर्मेशन हो जाएगी। जिलाटिन स्टैब कल्चर में क्या होगा, इन्वर्टेड FIR ट्री अपीयरेंस शो करेंगे ये, और ग्रेजुअल लिक्विफिकेशन करते हैं। ग्रोथ कल्चर में डिपोजिशन ऑफ फ्लोक्यूज। सिलेक्टिव मीडियम यूज़ करते हैं किसके लिए, ग्रोथ ऑफ बैसिलस एंथ्रेसिस। और मोलिकुलर एनालिसिस के लिए हम क्या क्या करेंगे, PCR एंड ELISA टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है कौन कौन से हैं वो बताया था मैंने अभी, एलिसा और PCR। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन इसमें क्या हो जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं। एस्कोली थर्मोप्रेसिपिटेशन रिंग टेस्ट करेंगे। जिस रिंग टेस्ट में क्या होता है, रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है जिससे पता चल जाता है एंटीजन फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि एंथ्रेक्स डिसीज़ है या नहीं है। टिश्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कुटेनियस स्किन से टिश्यू का कल्चर करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं रिंग फॉर्मेशन हुई है या नहीं है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, उसमें कौन कौन से रख देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सिन, इरेथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल। एडजेक्टिव जो थेरेपी हमारी एंथ्रेक्स इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, ये वैक्सीन के रूप में देते हैं, और ये एंथ्रेक्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। एंड एनाल्जेसिक में एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन, नेप्रोजेन, इबुप्रोफेन देंगे। और एंटीटॉक्सिन रैक्सीबाकुमाब और ओब्लीटोक्सिमामुबाब ये हम देंगे। प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं ऑटोक्लेव्ड होने चाहिए, जैसे कि वूल एंड हाइड्स जो होते हैं ये मस्ट बी ऑटोक्लेव्ड। और डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं मस्ट बी गिवन एक्टिव इम्यूनाइजेशन। डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको इम्यूनाइज करना चाहिए। और एंथ्रेक्स टॉक्सोइड जो होता है ये भी वैक्सीन होती है, इंट्रामस्कुलर जाती है, 3 डोजेस से लगेंगे विद इन किसमें 6 मंथ्स में, और बूस्टर डोज 1 ईयर में लगती है। प्रिवेंशन ऑफ द कंटामिनेशन ऑफ द सोइल, जो सोइल होती है वो उसको गंदा होने से बचाना है। इंटरवेंशन क्या क्या कर सकते हैं, मॉनिटर करेंगे ऑक्सीजन सेचुरेशन, गिव ऑक्सीजन थेरेपी, प्रोवाइड करेंगे मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड चेक करेंगे ब्रीथिंग पैटर्न। हाइपरथर्मिया मैनेजमेंट बाय एंटीपायरेटिक ड्रग्स। एंड डायरिया, इन केस अगर डायरिया होता है तो उसमें हम क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। और भी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल पर जा सकते हैं। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।